हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गतिविधि में। और जैसे कि हम लोग रिवीजन क्लास डेली करते हैं, तो आज हम लोग फिजिक्स में मोशन चैप्टर में फोर्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। स्वागत है आपका हमारे क्लास में। तो हमारा आज का टॉपिक है फोर्स। तो एनसीईआरटी का परिभाषा है 7 क्लास का कि बल किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु पर खिंचाव या धक्का देना बल कहलाता है। लेकिन वास्तविक रूप से बल के बारे में हमें तभी पता चला जब न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। उसके बाद ही हमें बल के बारे में सही पता चला है। बल की परिभाषा भी, चाहे चाहे बल का प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में भी न्यूटन के गति के नियम के बाद ही हम लोगों को सही पता चल पाया है। वैसे तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि यदि कोई वस्तु गतिमान है, मतलब तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, तो बल लगाकर उस वस्तु को रोक सकते हैं। या तो फिर कोई वस्तु यदि विरामावस्था में है, तो उसको गति की अवस्था में ला सकते हैं। तो साधारणतया बल वह धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु में गति या विराम अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो अब हमें बल के बारे में पता चल गया। अब देखते हैं कि बल क्या क्या प्रभाव दिखाते हैं, या बल के कारण हमें क्या पता चलता है। जैसे बल के कारण हमें 5 प्रकार के प्रभाव दिखते हैं। जैसे कोई वस्तु जो है गतिशील वस्तु है, तो उसे रोकने के लिए या विराम में लाने के लिए हम लोग बल का प्रयोग करते हैं। यदि कोई पिंड या वस्तु विरामावस्था में है, तो उसको गतिशील अवस्था में लाने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। फिर कोई वस्तु यदि तीसरा है कि कोई वस्तु यदि चाल, वेग या गति की अवस्था में है, तो उसका वेग या चाल परिवर्तन करने के लिए बल का प्रयोग किया जाता है। और चौथा है कि यदि किसी वस्तु की गति दिशा बदलनी हो, तो भी बल का प्रयोग किया जाता है। और पाँचवा है, यदि किसी वस्तु का आकृति बदलना है, तो बल का उपयोग करते हैं। तो इसी से हमें बल का भी परिभाषा मिल जाता है कि यदि कोई पिंड गतिशील या गति की अवस्था में है, तो उसे विराम में लाने के लिए, और यदि तथा विराम अवस्था में यदि कोई वस्तु है, तो उसे गतिशील अवस्था में लाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बल के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब आइए देखते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है तथा बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। और चूँकि बल में परिमाण और दिशा दोनों होती है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। ठीक है, अब बल के प्रकार को देख लेते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए, बल जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब संपर्क बल, और दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब असंपर्क बल। तो संपर्क बल में पहले कॉन्टैक्ट फोर्स को देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स में जो बल आते हैं, उसमें फर्स्ट है पेशीय बल या मस्कुलर फोर्स। तो संपर्क बल में हम सबसे पहले पेशीय बल को देखने वाले हैं, लेकिन पहले संपर्क बल की परिभाषा देख लेते हैं। क्या होता है कि दो वस्तु के वास्तविक संपर्क में आने पर जो बल कार्य करता है, उसे संपर्क बल कहा जाता है। ठीक है, यदि दो वस्तु संपर्क में आकर बल आरोपित करते हैं, तो उसे संपर्क बल कहा जाता है। तो वैसे ही इसमें पहले देखना है पेशीय बल या मस्कुलर बल। तो मस्कुलर बल क्या होता है कि शरीर के मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है। पेशीय बल हमारे शरीर के मांसपेशियों द्वारा लगता है, और मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को ही पेशीय बल कहा जाता है। तो हम लोगों ने समझ लिया पेशीय बल क्या होता है। अब इसका एग्जाम्पल होता है पशुओं द्वारा कार्य को करने के लिए। जैसे हम देखते हैं कि कोई पशु है, वो बैलगाड़ी है, मान लीजिए कोई बैलगाड़ी है, तो वो अगर तांगा ढो रहा है, तो उसके बॉडी से लगने वाला बल जो है, वो पेशीय बल कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा है घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, यह भी एक संपर्क बल है। ये क्या होता है कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के सतह पर फिसलती है, मान लीजिए कोई सतह है, उस पर कोई चक्का घूम रहा है। ठीक है, तो जब चक्का घूम रहा है या फिसलता है, तो ऐसा करने का प्रयास करता है, तो उसके बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, ये घर्षण बल भी आगे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से अभी हम बस देख रहे हैं कि संपर्क बल कौन कौन सा होता है। और ये श्यान बल, जैसे ये तीसरा है श्यान बल, और भी बल होते हैं। तो संपर्क बल हम आगे और देखने वाले हैं, उसका प्रॉपर चैप्टर आएगा। अब देखते हैं असंपर्क बल, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स।
इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है ना कि ब्रह्मांड में यदि कोई वस्तु स्थित है, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु स्थित है, तो दो वस्तुओं के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है, ठीक है? दो वस्तुओं के बीच हमें दिखता नहीं है लेकिन आकर्षण बल लगता है। तो दो वस्तुओं या पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ठीक है? और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज सबसे पहले न्यूटन द्वारा की गई थी। और गुरुत्वाकर्षण बल जो है प्रकृति में मौजूद सबसे कमज़ोर बल होता है, और इसका फॉर्मूला जो है न्यूटन के द्वारा ही दिया गया था। F बराबर जी, कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बाय R स्क्वायर होता है, ठीक है? और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में इसके चैप्टर में पढ़ेंगे। अब दूसरा बल होता है विद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि यदि चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो उसके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो होता है स्थिर वैद्युत बल कहलाता है, या तो फिर विद्युत बल कहलाता है। इसकी खोज सबसे पहले कूलम ने की थी, और सेम मिलता जुलता है गुरुत्वाकर्षण बल से इसका भी फार्मूला F बराबर K Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर होता है। चूँकि गुरुत्वाकर्षण बल अलग है और स्थिर वैद्युत बल अलग है, इसलिए इसमें कंपेयर करें तो सबसे कमज़ोर बल तो गुरुत्वाकर्षण बल है। इस गुरुत्वाकर्षण बल से स्थिर वैद्युत बल जो है ना 10 पे पावर 36 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है? अब आइए तीसरा बल है नाभिकीय बल। तो हमको पता है ना कि जैसे पॉजिटिव चार्ज कहीं होता है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी एक दूसरे से दूर जाता है। तो ऐसा हो सकता है क्या? मतलब कोई अगर परमाणु है, एटम है, तो परमाणु के नाभिक में हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है? और प्रोटॉन पे मान लीजिए प्रोटॉन पे तो हमेशा प्लस चार्ज ही होता है, पॉजिटिव चार्ज ही होता है। तो ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज तो ये नाभिक को फाड़ देगा, मतलब अलग हो जाएगा, अलग हो सकता है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि नाभिक ये स्थिर वैद्युत बल जो है ना 10 पे पावर माइनस 14 10 टू द पावर माइनस 14 तक ही स्थिर वैद्युत बल का कॉन्सेप्ट लगता है। इसके बाद 10 टू द पावर माइनस 15 से नाभिकीय बल का मतलब लगता है। तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही क्या कहलाता है? नाभिकीय बल कहलाता है, न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। और नाभिकीय बल जो है ना, इन तीनों को जो हम लोगों ने देखा, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल और नाभिकीय बल, इन तीनों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो है नाभिकीय बल होता है। ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बल कौन सा है? नाभिकीय बल है। इसका अगर कंपेयर करें गुरुत्वाकर्षण बल से, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा, ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा 10 पे घात 38 गुना ज़्यादा होता है। अब आइए चौथे बल को देखते हैं। चौथा है चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल क्या होता है कि चुंबकों को यदि समान ध्रुवों पर रखा जाए, दो चुंबक को समान ध्रुव पे रखा जाए तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वहीं चुंबक के यदि असमान ध्रुव को एक साथ रखें तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये गुण जहाँ देखने को मिलता है वहाँ मैग्नेटिक फोर्स लगता है। चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक चुंबक जो है दूसरे चुंबक पर बिना संपर्क में आए बल लगा सकता है, इसलिए यह एक असंपर्क बल है। तो इसे वैसे मैग्नेट के चैप्टर में इसे चुंबक के बारे में हम और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब आइए पांचवा बल जो है दुर्बल बल, या इसे वीक फोर्स कहते हैं, इसे देखते हैं क्या होता है। जैसे कोई एटम है, मान लीजिए कोई एटम है, इसके बीच में तो सेंटर पे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घूर्णन करता रहता है, ठीक है? चक्कर लगाता रहता है। तो ये जो घूमता है या चक्कर लगाता है, इसके कारण परमाणु के अंदर जो है कुछ सेकंड के लिए, मिली सेकंड के लिए जो है पॉजिट्रॉन या न्यूट्रिनो जैसे अस्थायी कण उत्पन्न हो जाते हैं। इसके चक्कर लगाने के कारण एटम के अंदर कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली या माइक्रो सेकंड के लिए परमाणु के अंदर अस्थायी कण उत्पन्न हो जाते हैं, और ये जो अस्थायी कण उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो उसे ही
दुर्बल बल कहते हैं। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। एक परमाणु के अंदर पॉजिट्रॉन या न्यूट्रिनो जैसे अस्थायी कण उत्पन्न करने के लिए जो बल जिम्मेदार होता है ना, उसे ही दुर्बल बल कहा जाता है, या तो फिर वीक फोर्स कहा जाता है। तो हम लोगों ने समझ लिया संपर्क बल, असंपर्क बल, और संपर्क बल के उदाहरण भी देख लिए, पेशीय बल, घर्षण बल, श्यान बल, और असंपर्क बल के भी उदाहरण देख लिए। गुरुत्वाकर्षण बल जिसकी खोज न्यूटन द्वारा की गई थी, विद्युत बल या स्थिर वैद्युत बल जिसका खोज कूलम द्वारा की गई थी, नाभिकीय बल। तो सबसे पहले जो है ना, नाभिकीय बल को किसने खोजा था, ये भी नाभिकीय बल के अस्तित्व का पता तब चला था जब युकावा पाई मेसॉन थ्योरी केस हुआ था। एक केस हुआ था युकावा पाई मेसॉन थ्योरी, तो तभी हम लोगों को नाभिकीय बल के बारे में पता चला था। ठीक है, तो असंपर्क बल में तीसरा था नाभिकीय बल, चौथा हम लोगों ने देखा चुंबकीय बल, पांचवा देखा दुर्बल बल। तो ये सब तो हो गया। अब आइए कुछ और बल होते हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। और एक बल होता है बैलेंस फोर्स या संतुलित बल। तो प्रकृति में जो है ना, हमेशा कोई ना कोई बल, हमेशा एक से ज़्यादा ही बल मौजूद होता है, हमेशा। जैसे हमेशा के लिए गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है, हमेशा के लिए हम देखते हैं कि नाभिकीय बल मौजूद है। इसी तरह प्रकृति में जो है ना, हमेशा ढेर सारे बल एक साथ मौजूद होते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों के परिमाण शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहा जाता है। नहीं समझे? अब आइए समझते हैं। जैसे जब हमें लगता है कि कोई बल नहीं लग रहा है, तब वहाँ संतुलित बल लगता है। इसका एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई घर खड़ा है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन जितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उस पर वैसे ही उतना ही उसके पिलर द्वारा फोर्स लग रहा है, तो वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर दे रहा है। तो इसका लाइन, अब हम इस लाइन को समझ सकते हैं कि जब हमें लगता है कि कोई बल नहीं कार्य कर रहा है, तब वहाँ कौन सा बल कार्य करता है? संतुलित बल कार्य करता है। और अभी हमने देखा कि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिमाण शून्य हो, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिमाण शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहा जाता है। मतलब किसी वस्तु पर लगने वाले बल के कारण हमें कोई चेंज ना दिख रहा हो तो संतुलित बल लग रहा है। और संतुलित बल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतुलित बल के प्रभाव में वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु वस्तु की आकृति बदल जाती है। तो इसे याद रखना है कि संतुलित बल के प्रभाव में वस्तु की स्थिति में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु वस्तु की आकृति बदल जाती है। तो हम लोगों ने समझ लिया संतुलित फोर्स या बैलेंस फोर्स क्या होता है। अब इसी तरह ये देखते हैं असंतुलित फोर्स क्या होता है। तो सेम वही है कि यदि एक प्रकृति में ढेर सारा बल मौजूद है, एक साथ कार्य कर रहा है, और यदि हमको चेंज दिख रहा है तो वो असंतुलित बल है। जैसे कोई साइकिल से आ रहा है व्यक्ति, उसको अगर हम धक्का दें तो वो साइकिल चालक गिर जाएगा, तो हमें दिख रहा है कि चेंज आ रहा है। तो जब हमें चेंज दिखता है तो वो असंतुलित बल है। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगे हुए बलों का परिणामी बल शून्य नहीं हो, यदि किसी वस्तु पर लगे हुए बलों का परिणामी बल शून्य नहीं हो तो असंतुलित बल कहा जाता है। इसमें हमें चेंज दिखाई देता है, मतलब हम चेंज देख सकते हैं कि बल के कारण क्या चेंज आया। इसी तरह और कुछ एक बल हैं, जैसे संरक्षी बल क्या होता है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, आइए अब इसे देखते हैं। वह बल जिसके द्वारा किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य केवल पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर ही निर्भर करता है, पिंड के पथ पर नहीं। मतलब यदि कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो वस्तु के लिए कोई रास्ते की ज़रूरत नहीं है, पथ की ज़रूरत नहीं है, बस हमें क्या दिखता है, बस उसके स्थिति में चेंज दिखता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु खींचा आ रहा है, तो इसके लिए पथ डिसाइड तो नहीं है, लेकिन चेंज जो आ रहा है उसे हमें पता चलता है कि संरक्षी बल लग रहा है। इसी तरह असंरक्षी बल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, तो वह बल जिसके द्वारा वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य केवल पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करता है और पिंड के पथ पर भी निर्भर करता है, तो इसे असंरक्षी बल कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है घर्षण बल, श्यान बल इत्यादि। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोगों ने पूरा फोर्स देख लिया। अब कल हम न्यूटन की गति के नियम और जड़त्व का नियम ये सब कल देखने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हो, हमारा पहल अच्छा लग रहा हो, तो कृपया करके
फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए, धन्यवाद।